नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका नमस्ते बिहार में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर पटना से, जहां पर सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। जल्द शिक्षक बहाली परीक्षा होगी। जून के अंतिम सप्ताह में परीक्षा आयोजित होगी। बीपीएससी में विज्ञापन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। नियोजित शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थी एक साथ परीक्षा देंगे। सभी पदों के लिए एक ही विज्ञापन निकाला जाएगा और एक ही दिन में प्राइमरी से लेकर माध्यमिक स्कूलों के लिए परीक्षा होगी। क्लास 1 से 5, क्लास 6 से 8, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के लिए सिर्फ अलग अलग प्रश्न होंगे। परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान अब नहीं होगा। मई के पहले सप्ताह में बीपीएससी सिलेबस जारी कर सकता है। 20 मई तक परीक्षा का विज्ञापन भी है, वो जारी हो सकता है। प्रारंभिक से लेकर माध्यमिक तक का अलग अलग मेरिट लिस्ट जारी होगा और रिजल्ट के बाद शिक्षा विभाग सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करेगा। शिक्षा विभाग अब तक आयोग को रिक्तियों का ब्यौरा नहीं सौंपा है। 25 अप्रैल तक आयोग को रिक्तियां भेजने की तैयारी में विभाग है। सीटेट, बीटेट और एसटीटी पास ही परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से आपको पहुंचा रहे हैं। जून के अंतिम सप्ताह में परीक्षा आयोजित की जाएगी। शिक्षक बहाली को लेकर ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। जल्द शिक्षक बहाली परीक्षा होगी। जून के अंतिम सप्ताह में परीक्षा आयोजित की जाएगी। बीपीएससी में विज्ञापन को लेकर तैयारियां जो है वो तेज कर दी गई हैं। नियोजित शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थी एक साथ इसमें परीक्षा देंगे। सभी पदों के लिए एक ही विज्ञापन निकाला जाएगा और एक ही दिन प्राइमरी से लेकर माध्यमिक स्कूलों के लिए परीक्षा होगी। क्लास 1 से 5, क्लास 6 से 8, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के लिए सिर्फ अलग अलग प्रश्न होंगे और परीक्षा में पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ये एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्किंग का अब प्रावधान नहीं होगा। मई के पहले हफ्ते में बीपीएससी सिलेबस जारी कर सकता है। 20 मई तक परीक्षा का विज्ञापन जो है वो जारी हो सकता है। प्रारंभिक से लेकर माध्यमिक तक का अलग अलग मेरिट लिस्ट जारी होगा और रिजल्ट के बाद शिक्षा विभाग सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन करेगा। शिक्षा विभाग अब तक जो आयोग को रिक्तियां का ब्यौरा सौंपा जाता है वो अभी तक शिक्षा विभाग की ओर से नहीं सौंपा गया है। 25 अप्रैल तक आयोग को रिक्तियां भेजने की तैयारी में विभाग है। सीटेट, बीटेट और स्टेट पास ही परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और बिहार में एक बार फिर से तेज आवाज के साथ धमाके ने पुलिस प्रशासन की नींद उड़ा दी है। नालंदा के बिहार शरीफ में एक जोरदार ब्लास्ट हुआ जिसमें 4 लोग जख्मी हो गए। पहाड़पुर मोड़ नया टोला में हुए इस धमाके की पुलिस और एफएसएल की टीम ने जांच शुरू कर दी है। इस दौरान एफएसएल की टीम ने मौके से कई साक्ष्य भी जुटाए हैं। इससे पहले पुलिस ने भी घटनास्थल से डिब्बा, धागा और कैंची बरामद की थी। बम धमाके में जो 4 लोग जख्मी हुए हैं उनमें मोहम्मद खन्ना, मोहम्मद शकील, मोहम्मद जॉन और मोहम्मद अख्तर शामिल हैं। धमाके की वजह से मोहम्मद खान का हाथ बुरी तरह से जख्मी हो गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही डीएम शशांक शुभंकर और एसपी अशोक मिश्रा ने भी घटनास्थल पर जाकर स्थिति की जानकारी ली। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए ब्लास्ट में 4 लोग जख्मी हो गए। ब्लास्ट की आवाज इतनी भयानक थी कि दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी। एफएसएल की टीम ने हालांकि जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल से डिब्बा, धागा और कैंची बरामद किया गया है। एफएसएल की टीम को पटना से बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण हम लोग करा रहे हैं। जो टीम के विशेषज्ञ हैं उन लोगों के द्वारा जो साक्ष्य है उसको संकलन किया जा रहा है। हम लोग गहराई से इसमें जांच कराने और सूक्ष्मता से अनुसंधान हेतु विशेषज्ञों के दलों को हम लोगों ने बुलाया है। फौरन रिस्पॉन्ड किया गया है एफएसएल के द्वारा और हम लोग जांच करवा रहे हैं। और नवादा में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। स्कूल में डांसर्स अश्लील गानों पर ठुमके लगा रही हैं। वही वायरल वीडियो रोह थाना क्षेत्र के मिडिल स्कूल का बताया जा रहा है। एक साथ 4 डांसर्स स्कूल में बने स्टेज पर जमकर नाच रही हैं। वहीं लोग डांसर्स के ठुमके पर फिदा है। तस्वीरें आप देखिए, सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। मिडिल स्कूल डेगमा की
ये जो तस्वीरें हैं वो बताई जा रही हैं जहां पर डांसर्स ठुमके लगा रही हैं। 4 डांसर्स को आप देख पा रहे होंगे और लोग भी यहां पर ठुमके लगा रहे हैं। और चलिए एक और बड़ी खबर पटना से सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी इस वक्त निकल रही है कि पश्चिम बंगाल सीएम नीतीश कुमार जाएंगे। 25 अप्रैल को नीतीश कुमार पश्चिम बंगाल जाएंगे। विपक्षी एकता के लिए बंगाल जाएंगे नीतीश कुमार। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से इस दौरान नीतीश कुमार की मुलाकात होगी। ममता बनर्जी से विपक्षी एकता पर बातचीत होगी। तो विपक्षी एकता की कोशिश में एक और कदम नीतीश कुमार ने बढ़ाया है। अब नीतीश कुमार 25 अप्रैल को पश्चिम बंगाल जाने वाले हैं। विपक्षी एकता को लेकर ये बड़ी पहल नीतीश कुमार की ओर से की गई है। ममता बनर्जी से इस दौरान विपक्षी एकता को लेकर नीतीश कुमार बातचीत करेंगे। इससे पहले आपको याद होगा कि दिल्ली में भी नीतीश कुमार गए थे और वहां पर भी राहुल गांधी से मुलाकात की थी, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी और अब पश्चिम बंगाल की ओर रुख करेंगे नीतीश कुमार, जहां पर वहां की सीएम ममता बनर्जी से 25 अप्रैल को उनकी मुलाकात होगी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। भामाशाह की जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से मिट्टी में मिलाने का ऐलान कर दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि जिस तरह से यूपी में अपराधी, आतंकवादी और उग्रवादियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है, उसी तरह बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पर मिट्टी में मिला देगी। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि बीजेपी के कारण ही लालू प्रसाद की राजनीति में उत्पत्ति हुई। नीतीश कुमार भी बीजेपी के कंधे पर बैठकर बिहार की सत्ता तक पहुंचते रहे, लेकिन वे अब पलटी मार चुके हैं। और अब तो इतना पलटी मार चुके हैं, अब तो भाजपा के एक एक कार्यकर्ताओं को बदला लेना है। कि हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के कमिटमेंट को जब उन्होंने पूरा किया 2020 में, क्योंकि घोषणा किया था कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, उसके बाद भी वो भाग गए। तो जब वो भाग ही गए तो राजनीतिक तौर पर हम लोग तो उनको मिट्टी में मिलाने का काम शुरू यही होगा। जिस तरह उत्तर प्रदेश में अपराधी, आतंकवादी और उग्रवादी को मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है, जहां राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार जी को 2025 के चुनाव में और 24 के चुनाव में ये कमिटमेंट कीजिए। और इधर सीएम नीतीश कुमार पर सम्राट चौधरी के बयान पर अब बिहार की सियासत गर्मा चुकी है। जेडीयू प्रवक्ता सुनील सिंह ने कहा कि बीजेपी की अब यही संस्कृति हो गई है, लेकिन सम्राट चौधरी पहले अपने बारे में सोचे कि उनका क्या हश्र होगा। सुनिए। भाजपा की संस्कृति है कि अपने जवान भूल जाओ, अपनी मर्यादा भूल जाओ, किसे क्या बोलना है। अपने राजनीतिक औकात से बढ़ करके जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को राजनीतिक मिट्टी में मिला देंगे, इनका हश्र क्या होगा। भाजपा की जो यूज एंड थ्रो टेक्निक है, चुनाव के बाद इनका हश्र क्या होगा, अपना तो देख लें। इतना जल्दी सम्राट जी के पावर आने पर थोड़ा सा आराम से रहें। कोई एक बड़े नेता हो तो उनसे आदर से बात करें, और एक राजनीतिक विरोधी होना अलग बात है। और वही देखिए, पटना पहुंचे पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक सवाल के जवाब में दावा किया कि नीतीश कुमार पीएम पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, जिस पर बिहार में सियासी बहस अब छिड़ गई है। रिपोर्ट देखिए आप। अपने स्टैंड से देश की सियासत में हलचल मचाने वाले बीजेपी नेता और पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का एक और बयान चर्चा में है। पहले सुब्रमण्यम स्वामी का बयान सुन लीजिए। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद जो स्थिति बनी है, नीतीश कुमार पूरे विपक्ष को लीड करने जा रहे हैं। क्या लग रहा है कि सब सक्सेस हो पाएंगे? नीतीश कुमार तो मैं बहुत पुराना दोस्त है, जेपी मूवमेंट के टाइम से, तो मैं ना कैसे कह सकता हूँ। पटना में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने नीतीश कुमार की पीएम पद की उम्मीदवारी पर हाँ में जवाब दिया, जिसके बाद बिहार में सियासी माहौल गर्म हो गया है। बीजेपी ने सुब्रमण्यम स्वामी के बयान पर तंज कसा है। नीतीश कुमार जी स्वयं के लिए ब्लोअर से हवा भराने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि सुब्रमण्यम स्वामी के बयान से जेडीयू और आरजेडी के नेता काफी खुश दिख रहे हैं। हम देश में सरकार बनाएंगे। जहां तक प्रधानमंत्री बनने की सवाल है,
वह समय आएगा, समय पर तय हो जाएगा कि कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। नीतीश कुमार जी किसी से भी बेहतर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। उनमें जो योग्यता है, क्षमता है, जो अनुभव है, इसका लाभ देश को मिलेगा। सुब्रमण्यम स्वामी का बयान कांग्रेस को पच नहीं रहा। कांग्रेस प्रवक्ता आसित तिवारी ने कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी की चिंता करें, हमारी चिंता छोड़ दें। कि हमारा नेतृत्व बहुत ही सक्षम है और वो तय कर लेगा कि हमें क्या करना है, किस तरह की राजनीति करनी है। सुब्रमण्यम स्वामी फिलहाल बीजेपी में हैं, लेकिन बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व से इनका मनमुटाव जग जाहिर है। ऐसे में नीतीश कुमार की उम्मीदवारी पर उनके बयान से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक सियासी बहस जरूर छिड़ गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार और शैलेंद्र की रिपोर्ट। और इधर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है और कहा है कि 15 साल में बिहार को बर्बाद करने वाले लोग आज 10 लाख नौकरी कहां से देंगे, सुनिए। आरजेडी ने घोषणा कर दी 10 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे, कहां से दे देंगे? जो लोग पहले से सरकार में हैं उनको तो आप तनख्वाह दे नहीं पा रहे हैं। आपने घोषणा कर दी बिना सोचे समझे, और आज करीब एक और क्या घोषणा की थी कि सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट में पहले दिन पहले एक कलम से सिग्नेचर करेंगे, 10 लाख लोगों को नौकरी मिल जाएगी। मेरे भाई, अगस्त से आपकी सरकार है, उसके बाद से कैबिनेट हुई नहीं कि बिहार से आपका कलम लोगों ने आपसे छीन लिया है कि स्याही सूख गई है। और वहीं यूपी में मारे गए माफिया अतीक अहमद के समर्थन में पटना में नारेबाजी पर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। हाजीपुर में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे पशुपति कुमार पारस ने कहा कि नीतीश कुमार अब सक्षम नहीं है और वे एक अक्षम और निरीह मुख्यमंत्री हो चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पटना में जिस तरह से शुक्रवार को अतीक के समर्थन में शहीद के नारे लगाए गए, वो देश में दंगा फैलाने की साजिश की ओर इशारा करता है। ने नारा लगाया और शहीद का नारा लगाया। क्या नाम था उसका? अतीक शहीद, अतीक अमर है। इस ढंग से नारा लगाया और सरकार के खिलाफ नारा लगाया। ये आपसी मतभेद पैदा करने की साजिश है और देश में मैं समझता हूँ कि दंगा फैलाने का ये षड्यंत्र है, देश को बंटवारा करने की साजिश है। और वहीं सुपौल में नशेड़ी बेटे ने पैसा नहीं देने पर मां का सिर फोड़ दिया है, जिससे गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला बीड़ा गांव का है। नशेड़ी बेटे ने मां से शराब पीने के लिए पैसे मांगे। जब मां ने देने से इनकार कर दिया, तब गुस्साए बेटे ने हथियार से मां पर हमला बोल दिया। पुलिस ने आरोपी बेटे को यहां पर गिरफ्तार कर लिया है। हम तो भट्टे पे काम करते हैं, मुंशी ग्रुप में काम करते हैं, ठीक है। माँ से बारंबार यानी पैसा मांगता है। वो अपनी सारी संपत्ति जायदाद को बेच दिया दारू के चक्कर में। कौन? कुंदन ठाकुर, हमसे भी छोटा भाई है, ठीक है, गांव में ही रहता है। बारंबार इसके साथ ये कहता है कि यानी हमको पैसा दो। अभी स्थिति ठीक है, सेफ है, जांच में दिया गया है, सिटी स्कैन के लिए भेजा गया है, ड्रेसिंग हो रहा है, एविडेंस लगा हुआ है, सुधार होने की आशा है। और इधर बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती के अवसर पर बीजेपी की तरफ से बड़ा आयोजन किया जा रहा है। आज हजारों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता वीर कुंवर सिंह की भव्य शोभा यात्रा निकालेंगे। इसके बाद पटना के बोट कॉलोनी स्थित ऊर्जा ऑडिटोरियम में बड़ी सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। और यहाँ से यात्रा जाएगी बाबू वीर कुंवर सिंह के स्टेच्यू हार्डिंग पार्क में। वहाँ पे माल्यार्पण होगा और माल्यार्पण के बाद शोभा यात्रा पुनः डाक बंगला होते हुए ऊर्जा ऑडिटोरियम राजवंशी नगर को पहुंचेगी और 11 बजे से राजवंशी नगर ऊर्जा ऑडिटोरियम में बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव समारोह मनाया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के हमारे सभी सम्मानित नेता उपस्थित रहेंगे। यही कार्यक्रम है और उसको विशेष तौर पर करने की योजना बन रही है। और खबर दानापुर से है, जहां बेटा के राघोपुर स्थित स्वामी सहजानंद सरस्वती आश्रम में परशुराम ब्रह्मजन क्रांति मोर्चा की ओर से भगवान परशुराम जयंती समारोह मनाया गया, जिसमें बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर समेत कई मंत्री शामिल हुए। साथ ही स्वामी जी की समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई।
इस मौके पर परशुराम को याद करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहने की बात कही। और भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर बेगूसराय में जयमंगला वाहिनी की तरफ से यात्रा निकाली गई। यात्रा जयमंगला गढ़ से चलकर मोकामा के परशुराम मंदिर तक जाएगी। इस यात्रा में एक तरफ जहां हजारों लोग शामिल हुए तो वहीं पारंपरिक अस्त्रों से लैस लोग भगवान परशुराम की जय जयकार करते दिखे। यात्रा में शामिल लोगों ने बताया कि भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में भगवान परशुराम को माना गया है और जो सनातन धर्म के प्रतीक है। इस बीच रास्ते में जगह जगह लोगों ने यात्रा में शामिल लोगों का यहां पर स्वागत भी किया। मैं बस यही लोगों को बताना चाहती हूँ कि अपने धर्म के प्रति आपका जो जिम्मेदारी है उसको निभाइए, अपने धर्म को लेकर के आगे चलिए, जागरूक होइए, क्योंकि हर एक धर्म अपनी धर्म को आगे बढ़ा रहा है। आपसे भी अनुरोध है, जयमंगला वाहिनी परिवार आपको मौका दे रही है अपने धर्म से जुड़ने का। जुड़िए और इस यात्रा को सफल बनाइए। और देखिए, सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार भोजपुरी अभिनेत्री सुमन कुमारी को मुंबई की हॉलिडे कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है, जबकि रिहा कराई गई बाकी 3 लड़कियों को सुधार गृह भेज दिया गया है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। आकांक्षा दुबे की मौत के बाद भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार चर्चा की वजह है हीरोइन का सेक्स रैकेट। भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री सुमन कुमारी पर सेक्स रैकेट चलाने का आरोप है। आरोप है कि सुमन कुमारी मॉडल्स को देह व्यापार के धंधे में धकेलती थी। जो स्ट्रगल महिला है, जो सिने इंडस्ट्री में अपना नसीब आजमाना चाहती, उनको अच्छा खासा पैसा देने का झांसा देके उनसे सेक्स रैकेट का काम चला रही है। पुलिस को खबर मिली थी कि सुमन कुमारी देह व्यापार का हाई प्रोफाइल रैकेट चलाती है, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाया और नकली ग्राहक बनकर सुमन कुमारी से संपर्क किया। सुमन कुमारी ने मुंबई के आरे कॉलोनी में मौजूद पाम बीच होटल में उस अधिकारी को कस्टमर के रूप में बुलाया और जहां पर 3 मॉडल को लेकर के सुमन कुमारी वहां पहुंची थी और एक मॉडल के लिए 50 से 70 हजार रुपए की मांग जो है सुमन कुमारी की तरफ से किया गया। पुलिस ने पैसों के साथ रंगे हाथ सुमन कुमारी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही मौके से 3 मॉडल्स का रेस्क्यू कराया गया। आज चारों लोगों को मुंबई के हॉलिडे कोर्ट यानी किला कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया था, जहां पर सरकारी पक्ष की तरफ से ये मांग की गई कि सुमन कुमारी जो आरोपी है और जो रेस्क्यू किए मॉडल है, इन सभी को पुलिस कस्टडी में भेजना चाहिए, क्योंकि इस मामले में जांच करने की जरूरत है। हालांकि बचाव पक्ष की दलील पर कोर्ट ने रिहा कराई गई तीनों लड़कियों को 24 अप्रैल तक महिला सुधार गृह भेज दिया है, जबकि सुमन कुमारी को पुलिस कस्टडी में भेजा गया। अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। देखना होगा कि पुलिस की पूछताछ में सुमन कुमारी सेक्स रैकेट में शामिल और कितने लोगों का राज खोलती है। न्यूज़ 18 के लिए मुंबई से संवाददाता प्रशांत पांडे की रिपोर्ट। और देखिए, भीषण गर्मी में आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। सिवान में लगातार अगलगी की घटना के बाद प्रशासन और अग्निशमन विभाग अलर्ट मोड पर है। अग्निशमन विभाग लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। अग्निशमन विभाग के कर्मचारी गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। आग पर काबू कैसे पाया जा सके, आग लगने पर कहां कॉल करें, ऐसी बातें ग्रामीणों को बताई जा रही हैं। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों का यह भी कहना है कि विभाग के पास संसाधन की कमी है। ऐसे में लोगों को खुद भी सावधानियां बरतनी होंगी। जागरूकता से भी अगलगी की घटनाएं रुक सकती हैं। गर्मी और तेज धूप के कारण सिवान जिले में लगातार आग लगने की खबरें आती है। ऐसे में आप देख सकते हैं अग्निशमन विभाग के जो अधिकारी है, कर्मी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। हम खुद जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सिवान में आग से कैसे रोकथाम के लिए क्या पहल रहेगी आपकी। सबसे पहले तो यहाँ पे मुख्य आग लगने के लिए 2 बड़ी घटनाएं हो रही हैं। एक तो शॉर्ट सर्किट और सिलेंडर की आग। क्यों, क्या कारण होता है? कुछ संसाधन की कमी, जैसे आप लोगों को भी मालूम है, लेकिन हमारे पास जितने भी पर्याप्त संसाधन हैं, उस संसाधन में हम लोग बहुत ही अच्छा से उसको उपयोग कर रहे हैं। सूचना मिलते ही हमारा रिस्पॉन्स टाइम 2 मिनट का होता है। हम तुरंत जहाँ पे घटना होती है वहाँ के लिए रवाना करते हैं। लोगों से क्या अपील रहेगी? लोगों से यही अपील रहेगी कि हम जिस प्रकार से हमारी टीम, जिला प्रशासन और बिहार अग्निशमन विभाग जिस तरह से आप लोगों को जागरूक कर रही है, तुरंत इस तरह की सूचनाएं जिला प्रशासन और अग्निशमन केंद्र को दे, ताकि समय रहते आग पर काबू पाया जा सके। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप